हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री क्लास पहुंच सके। साथ ही साथ यदि जो भी आपको YouTube में फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। एवं किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी आने पर कि किस तरीके से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें एवं किस तरीके से PDF को प्राप्त करें, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप डायरेक्टली किस तरीके से PDF प्राप्त करना है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें, जहां हम देखने जा रहे हैं कुट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली केवल ये पूछ लेगा, यहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम यानी कि मनोवैज्ञानिकों का नाम देंगे और बोलेंगे कि किसका किसके साथ में संबंध है, यानी कि आपको सही मिलान करना रहेगा। कूट वाले प्रश्न रहेंगे ये वाले, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कि थोड़ा सा एक हमें जानकारी भी होना चाहिए आखिरकार फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या होती है, तो बस उसी के बारे में देख ले रहे। अदरवाइज आपको यदि कुछ याद रखना है तो ये याद रखना कि लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो लेविन ने जो है क्षेत्र सिद्धांत दिया है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, या फिर हम बोल सकते हैं फील्ड थ्योरी दी है लर्निंग की, ठीक है। क्षेत्र सिद्धांत या फिर फील्ड थ्योरी ऑफ क्षेत्र सिद्धांत या फिर फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया है, तो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है कुट लेविन ने दिया है, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना कि आखिरकार है क्या ये फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहले यदि हम कुट लेविन की बात करें तो कुट लेविन एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये, तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पावलोव, स्किनर आदि से अलग हटकर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की, व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या। व्यक्ति के व्यवहार की तो व्याख्या कर ही रहे हैं क्योंकि मनोवैज्ञानिक है, और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान ही तो है। तो व्यक्ति के व्यवहार की तो व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना। व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या उसके जीवन क्षेत्र के आधार पर कर रहे हैं। जीवन क्षेत्र के आधार पर मतलब कि उसके लाइफ स्पेस के, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेस ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन क्या, द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है, आपको ये समझना है कि इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर तो डिफाइन किया ही, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर का बेसिस क्या बनाया इन्होंने, उसका बेस बनाया उन्होंने लाइफ स्पेस को। लाइफ स्पेस को उन्होंने बेस बना करके ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन किया है। समझना बात को, इसीलिए इसको क्या, इसका नाम क्या है, फील्ड थ्योरी है। कहाँ की फील्ड आई है, तो लाइफ फील्ड, वो कहाँ का क्षेत्र है, तो जीवन क्षेत्र है। ये कहाँ का क्षेत्र है, जीवन क्षेत्र है, ठीक है। समझ रहे हो, आगे बढ़े हम लोग। एक व्यक्ति का जीवन क्षेत्र उसे उसके मनोवैज्ञानिक बलों पर निर्भर करता है। इसमें व्यक्ति, उसकी जरूरतें, तनाव, विचार तथा उसका वातावरण आते हैं। क्या क्या आता है, व्यक्ति क्या क्या आ गया, या खुद स्वयं व्यक्ति आया, उसकी जरूरतें कि हमारी जरूरतें क्या है, जरूरतों को पूरा करने में जीवन है, जीवन में तनाव आते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल आते हैं। एवं जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं एवं हम किस वातावरण में हैं, तो ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे बताया गया है जीवन क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी चीजें आएंगी, ठीक। और लेविन के अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन क्षेत्र के केंद्र बिंदु पर होता है। कौन,
तो व्यक्ति अपने जीवन क्षेत्र के केंद्र बिंदु पर होता है और उसका प्रभाव निरंतर उस पर पड़ता है। लेविन के अनुसार जीवन क्षेत्र में होने वाले किसी भी परिवर्तन या परिमार्जन को व्यवहार या अधिगम कहते हैं। समझना इस बात को इन्होंने किस तरीके से बताया है कि आखिरकार ये जीवन क्षेत्र क्या होता है। जीवन क्षेत्र मतलब आपका जीवन, और जीवन में अलग अलग आयाम होते हैं ना, तो इन्होंने बताया कि इस जीवन क्षेत्र में केंद्र कौन है, तो व्यक्ति स्वयं है केंद्र। किसका जीवन है, हमारा जीवन है। आपके जीवन में आपके विचार हैं, जी हाँ विचार हैं। जीवन में क्या तनाव है, जी हाँ तनाव है। क्या आपकी जरूरतें हैं, जी हाँ जरूरतें भी हैं। तो बस यही चीजें आई हैं, उन्होंने बस इसी को डिफाइन किया और कुछ नहीं कहा है उन्होंने। अब जब आपके विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपका व्यवहार क्या है, तनाव हुए, आपका व्यवहार क्या है, जरूरतें कैसे पूरी होंगी, वातावरण, किस वातावरण में आप हैं, क्या है, आपकी प्राकृतिक सामाजिक क्या है, तो उनके साथ में कैसा आपका संपर्क है, संघर्ष क्या हो रहा है, तो वातावरण की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि जीवन क्षेत्र में केंद्र बिंदु कौन है, केंद्र बिंदु स्वयं वह व्यक्ति है। एवं उन्होंने क्या बताया कि जीवन क्षेत्र में होने वाले किसी भी परिवर्तन, जीवन क्षेत्र में होने वाले किसी भी परिवर्तन या परिमार्जन को ही व्यवहार कहते हैं या अधिगम कहते हैं। हमने सीखा ना, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, हमेशा सक्सेस मिली, कभी फेलियर भी हो गया, तो गिर करके पड़े रहेंगे कि उठेंगे। जीवन है, जीवन रुकने का नाम है क्या, जीवन का नाम क्या होता है, रुकता तो वो है, रुकते कौन है, तो रुकते तो मुर्दा है, शव रुकते हैं। जीवन मतलब क्या है, जीवन का नाम ही चलना है। जीवन का नाम क्या है, चलते रहना। एग्जाम्पल से समझो, नदी एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। कैसे उदाहरण है, समझना है इस बात को। जैसे कि हम मान करके चलते गंगा नदी की यदि हम बात करें, गंगा निकल रही है, ठीक है, कहां से निकले हैं, गंगोत्री से गंगा निकली, गंगोत्री से गंगा निकल करके हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में लोगों ने हाँ अरे वहां गंगा मैया है, सब लोग गंगा मैया को प्रणाम करें, सब कुछ करें। हरिद्वार में आकर के क्या वो रुकी वहां कि नहीं वहां सब लोग बहुत मिल गए, मुझे अब यहीं पे रुक जाना चाहिए, यहाँ मेरा बड़ा मान हो रहा है, नहीं, आगे बढ़ करके यदि हम देख रहे हैं, अलग अलग बहुत जगह, बहुत क्षेत्रों से और ये गुजर रही है। लेकिन हम मुख्य के बारे में बात करें, एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रही हूँ। प्रयाग में आई, प्रयाग में देख, अरे ये तो संगम है, यहाँ पे सब प्रणाम कर रहे, सब करें, केवल प्रयाग में रुक गई, नहीं रुकी, आगे बढ़ी। कहां तक गई, तो गंगा की यदि आप बात करोगे तो किसी भी नदी का विराम कहाँ होता है, जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती। लक्ष्य क्या है, समुद्र में मिल जाना। लक्ष्य क्या है, समुद्र में मिल जाना। तो गंगा सागर में जाकर के समुद्र और नदी का मिलान हो गया, वहां पे रुक गई मतलब कि अब तो वो सागर है। समझना इस बात को, यानी कि चलते रहना जीवन है। तो बस यही बताया है किसने, तो ये बताया लेविन ने ये बताया जीवन क्षेत्र में विभिन्न आयाम आएंगे। वो आयाम जीवन किसका है, आपका है, तो केंद्र बिंदु कौन होगा, आप होगे, आपका जीवन तो आप है केंद्र बिंदु। उस बीच में आपके विचार, तनाव, जरूरतें, वातावरण, इन सभी को संदर्भित किया गया है। इन सभी के बारे में बात की गई है और इन सभी के बारे में बात करके ही बोला गया है कि हाँ यही तो व्यवहार या अधिगम है, कि अब जीवन में क्या सीखे, क्या लर्न किया, बस वही लेविन ने बताया है। ठीक है, अब देखो वातावरण क्या है, तो वातावरण का तात्पर्य प्राकृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण है। आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट भी आ जाता है, आपका सोशल एनवायरनमेंट भी आता है, साथ में आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी आता है। क्या आता है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी आ जाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति लगातार संघर्ष करता रहता है तथा उससे प्रभावित होता है कि नहीं। समाज में 4 जन आ रहे हैं, आपको कोई कुछ बात सुना करके आप टेंशन हो गया, अरे यार वो बोल करके गए कि एग्जाम बड़ा कठिन है, जल्दी निकलता नहीं है, बहुत सालों लग जाते हैं, प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद में यदि प्राकृतिक एनवायरनमेंट कहाँ कैसा है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट कभी धूप, छाए, गर्मी। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहाँ से आता है कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हो, तंदुरुस्त हो,
क्या हो, सही हो, तो बस वही वातावरण के अंतर्गत आपको याद क्या रखना है, वातावरण के अंतर्गत प्राकृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कुटलेविन के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को क्षेत्र मनोविज्ञान, टोपोलॉजिकल मनोविज्ञान या वेक्टर मनोविज्ञान भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इनके संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को कुटलेविन के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत क्या है? कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी को फील्ड साइकोलॉजी भी बोलते हैं, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, साथ में वेक्टर साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये कोई सा भी नाम आपके एग्जाम में आता है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये सभी नाम को ध्यान दीजिएगा। कुटलेविन है, ये कुटलेविन है और कुटलेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत है। टाइपोलॉजिकल टोपोलॉजिकल मनोविज्ञान है, क्षेत्र मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को क्षेत्र मनोविज्ञान, टोपोलॉजिकल मनोविज्ञान और वेक्टर मनोविज्ञान कहते हैं। याद रहेगा। अब देखो कुटलेविन के अनुसार क्षेत्र क्या होता है? जी बोला गया ना, फील्ड थ्योरी है। फील्ड थ्योरी में फील्ड क्या है, क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र है मानव के उस संपूर्ण मनोवैज्ञानिक जगत से है जिसके अंतर्गत वह रहता है। मैंने क्या बताया? जीवन किसका है? आपका है ना। तो आप केंद्र बिंदु, आपका जीवन, तो क्षेत्र वही है, जीवन क्षेत्र। ठीक है, तथा किसी समय विशेष में भ्रमण करता है। आप अपने जीवन में हो ना, चल कौन रहा है? किसका जीवन है? आपका है। तो जीवन जी कौन रहा है? आप जी रहे हो कि और कोई जी रहा है? आप जी रहे हो। ठीक, और इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक संसार में व्यक्ति स्वयं, उसके विचार, तथ्य, धारणाएं, कल्पनाएं, विश्वास तथा इच्छाएं इत्यादि आती हैं। यह क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। सबका जीवन एक जैसा है क्या? जी नहीं, सबका अलग अलग है। किसको बहुत आसानी से हर चीज मिल रहा है, किसी को बहुत परिश्रम करने के बाद मिल रहा है, कोई बहुत सुख सुविधा में रह रहा है, कोई बहुत ही दुख भरा जीवन काट रहा है, जी रहा है, जो भी आप बोलिए। ठीक है, तो सबका अलग अलग है। वही चीज कुटलेविन ने बता दिया है। मैंने क्या बताया? बस ये इतनी चीजें आप समझ गए ना। जीवन है, जीवन के विभिन्न आयाम होते हैं, जीवन में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो बस वही है, जैसे कलर्स डिफरेंट होते हैं ना, तो जीवन भी सबका अलग अलग होता है। बस कुटलेविन का वही कहना है। और इसमें लेविन और भी डीप में जाकर के बता रहे, लेकिन इतना है ना, हमसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता। आपके एग्जाम में यदि आपको रीड करना है तो बिल्कुल आप रीड कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं, बट ये चीजें हमारे एग्जाम में पूछी नहीं जाती। हमसे केवल इतना पूछा जाता है कि कुटलेविन का सिद्धांत क्या है, कुटलेविन ने बात किसकी की है। यहाँ पे अट्रैक्टिंग फोर्स को लेकर के उन्होंने बताया है। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे आती हूँ। अच्छा ये बताओ कि व्यक्ति को खुशी क्या देती है? सफलता खुशी देती है कि नहीं? आपको आपकी खुशी क्या है? यानी कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी नौकरी लग जाए, खुशी दे रही ना आपको। यानी कि आप इमेजिन करो ना, आप खुश कब होगे? जब आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने अपना गोल जब आप अचीव कर लोगे, वही आपके लिए खुशी वाली बात है। ठीक है, तो सफलता क्या करता है? सफलता व्यक्ति को खुशी देता है। असफलता क्या करता है? असफलता व्यक्ति को दुख देता है। ठीक है, जब सफल हो जाते हैं तो हमारी आकांक्षा का स्तर कहाँ होता है? यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन का लेवल क्या होता है? एकदम हाई होता है क्या? जी हाँ, एकदम हाई होता है, ऊपर चला जाता है। जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारी आकांक्षा का स्तर कहाँ हो जाता है? नीचे गिर जाता है क्या? जी हाँ, वही कुटलेविन ने भी बताया है और कुछ नहीं बताया। आपको क्या चीज खुश कर देता है? आकर्षित क्या करता है आपको? आकर्षित, आपको सफलता आकर्षित करती है क्या? जी हाँ, जब सफलता आकर्षित करती तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम धनात्मक बोल देते हैं। आपको क्या चीज अच्छा नहीं लगता? असफलता आपको अच्छी नहीं लगती, उसको हम रिपलिंग बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको ऋणात्मक बोल देते हैं। आप उसके पास, असफलता के पास जाना चाहते हो क्या? नहीं, आप उससे दूर हटना चाहते हो ना। जिससे हम दूर हटना चाहते हो, यानी कि वो रिपलिंग है। वो क्या है? रिपलिंग है, रिपल्सिव फोर्स वहां पे लग रहा है। ठीक है, बस ये कुटलेविन ने बताया है, अदरवाइज कुछ नहीं है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अलग बहुत स्ट्रेंथ गेन करते हो क्या? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है ना, अंदर से बड़ी खुशी मिलती है ना। जब हम पास हुए, 10th एग्जाम पास कर लिए, बड़ी खुशी मिली, 12th पास के लिए बड़ी खुशी मिली। आपने अपनी लाइफ का कुछ अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट याद करो, जब आपने कुछ अचीव किया, खुशी मिल रही है,
तो बस वही है, जो चीज आपको ये सभी चीजें आपको खुश करती हैं, तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से हमें क्या चीज खुश कर देता है और क्या चीज हमें दुखी कर देता है, क्या चीज हमें अच्छी लगती है, क्या चीज हमें बुरी लगती है। ये बात कुटलविन ने बताई है। और जैसे कि मैंने ये बताया, ये अब डायग्राम के थ्रू भी आप इसको समझ लेते हो, बस वही है। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वहां तक मैंने आपको बता दिया है, अदरवाइज आपको और पढ़ना है तो फिर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हम ये सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।